नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, कब्जाई जमीन को वापस करने पर यूपी सरकार मंथन कर रही है। यूपी सरकार का आयोग का गठन, तो गठन पर मंथन किया जा रहा है। अतीक ने प्रदेश भर में दरअसल कई जगह पर जमीन कब्जाई हुई थी। लोगों से या तो फ्री में या फिर उन्हें धमकी देकर जमीनों को अपने नाम लिखवाया था। ऐसे में अब इन जमीनों को वापस दिलवाया जाएगा और इसके लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है। इस पर अब मंथन चल रहा है यूपी सरकार की ओर से। प्रदेश भर में जिस तरह से अतीक अहमद ने जमीनों को कब्जाया था, अब इस पर मंथन चल रहा है। लोगों से या तो फ्री में जमीन ले ली थी या फिर उन्हें डराकर, उन्हें धमकाकर जमीनों को अपने नाम लिखवा लिया था। बड़ी खबर, अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने कई लोगों को डराकर, धमकाकर उनसे जमीनें अपने नाम कराई थी और अब ऐसे में एक आयोग का गठन किया जा रहा है। जो ये जमीनें हैं कब्जा मुक्त कराई जाएंगी। कब्जाई हुई जमीनों को वापस किया जाएगा उनके मालिकों को। अतीक अहमद जिसने लोगों को डरा धमकाकर जमीनों को अपने नाम करा लिया था। हमारे साथ शेखर त्रिवेदी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शेखर, देखिए कहा जा रहा है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि अतीक अहमद ने जो जमीनें कब्जाई थी उन्हें मुक्त करा दिया जाए और उनके मालिकों को सौंप दिया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अलग अलग समय पर इसी तरीके से अतीक ने जमीन पर कब्जा किया है और वो लोग इतने ज्यादा साधारण थे या उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अदालत में जाएं या पुलिस के पास जाएं और उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराएं। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि एक आयोग बनाएंगे और उसमें जिसकी भी जमीन पर कब्जा है या उसको लगता है कि उसकी जमीन उसे वापस मिलनी चाहिए, उन सारी चीजों की वो सुनवाई करेगा और उसके बाद सीधे सीधे उन लोगों को जमीन वापस की जा सकेगी जिन लोगों से अतीक ने या तो जमीन खरीदी और उस पे कब्जा किया, जिनसे खरीदी उनको किस तरीके से खरीदी, उसके भी कई पहलू हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आयोग अपनी स्तर से जांच भी कराएगा और उसके बाद कैसे जमीन उस व्यक्ति को वापस हो जिसकी थी, इसको सुनिश्चित करने का काम करेगा। क्योंकि देखिए ये हमने देखा था कि अतीक अहमद और अशरफ की जिस तरह से हत्या की थी, उसके बाद पूरी तरह से जो उसका रैकेट था उसे तोड़ने की कोशिश यहाँ पर योगी सरकार लगातार कर रही है। अगर हम जमीनों की बात कर लें तो आखिर क्या लगता है, क्या पैरामीटर रहने वाला है लोगों से? कागज, क्योंकि ये कहा जाता था कि कागज साइन करा लेता था अतीक अहमद, तो आखिर वो लोग जिनकी जमीन है वो आखिर कैसे प्रूफ करेंगे कि जमीन उनकी है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? देखिए, ये जो आयोग, इसमें जिस तरीके से आपने बताया कि अतीक जमीन लिखवा लेता था और कई बार दो तीन तरीके से वो काम करता था। एक तो ये कि किसी की जमीन पर उसने कब्जा करना है, उसको ठीक लगी तो वहां पर वो गया और जमीन की कीमत, जो मार्केट रेट जो उसको देना है वो पैसा दिया और उसके बाद उसने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। यानी जिसके नाम जमीन है वो जमीन उसी के नाम रही, लेकिन वहां पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गया और बाद में फ्लैट है या दुकानें हैं उसको बेच दिया। दूसरा तरीका ये होता था कि कई जमीनें बड़ी जो बेशकीमती टाइप की होती थी, उसमें वहां पर उन लोगों को वो एक रकम देने की बात करता था या कहता था इस जमीन से हट जाओ, इस पे अब हमारा कब्जा हो गया है। तो इस तरीके की जब स्थिति होती थी तो उसमें लोगों से वो लिखा पढ़ी के जरिए वो करा लेता था। वो बेनामी तरीके से, मतलब किसी अपने गुर्गे के नाम पे उसने जमीन करवा ली, किसी और के नाम पे करवा ली, तो इस तरीके से वो जमीन को औने पौने दाम पर ले करके और अपना काम करता था। तीसरा तरीका ये था कि वो वहां पर असलहों के साथ में पहुंच जाता था। जैसे लखनऊ का एक प्रकरण है, वृंदावन कॉलोनी है, तो उस जगह पर रायबरेली रोड पर ये जगह पड़ती है। वहां पर एक लखनऊ के बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं गुरनानी साहब।
तो एक दिन उनको ये पता चला कि अतीक के वहां पर उनकी बिल्डिंग, उनकी जमीन पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो भागे भागे पहुंचे, देखा उन्होंने तो वो अतीक अपने माफियाओं के साथ करीब 25-30 बड़ी बड़ी गाड़ियां, असलहे इसके साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई अब ये जमीन हमारी हो गई। तो चूंकि वो व्यापारी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो भागे भागे गए, उनकी सुनवाई हो गई। खैर अब सुनवाई हो गई तो चूंकि मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उन्होंने दखल दिया। तो गुर्राली साहब की जमीन से अतीक को कहा गया कि भाई आप हट जाइए और कुछ अगर जो भी जैसे भी समझौता होना है वो हट जाए। तो उसमें क्या था, बाउंड्री वॉल वगैरह हो गई थी, लोग वहां बैठे थे, लेकिन वो चूंकि सीएम का दखल हो गया तो वो हट गया। तो इस तरीके से, और छोड़िए आप, जो फिरोज गांधी है उनकी बहन जो है प्रयागराज में रहती हैं, उनकी जमीन पर भी इसने कब्जा करने की कोशिश की। तब वहां पर ना तो पुलिस ने सुनवाई करी, ना तत्कालीन यहाँ सरकार सुनवाई कर पाई। तब सोनिया गांधी ने दखल दिया और सोनिया गांधी के दखल के बाद जो फिरोज गांधी की बहन है उनकी जमीन उनके पास रह पाई। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रकरण हैं जो लोग कभी कही नहीं पाए। अब ये फिरोज गांधी की बहन का प्रकरण था। कई सारे मामले ऐसे हैं और इसी वजह से देखिए ये कहा जाता है कि अतीक अहमद ने जो सितम किया हुआ था, जो लोगों को परेशान किया हुआ था, अतीक और अशरफ की मौत के बाद उस कहानी का भी अंत हुआ है। बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिद में नमाजियों की भीड़ पहुंचने लगी है। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। 21 अप्रैल की शाम को भारत में ईद का चांद नजर आया था। इसके साथ ही रमजान का महीना पूरा हो गया है। अब आपको टीवी स्क्रीन पर 10 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम दिखाते हैं। जामा मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बाद दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट की तस्वीरें, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की तस्वीर, गोरखपुर, मध्य प्रदेश, पटना, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। देश भर में ईद उल फितर की धूम देखने को मिल रही है। ईद की नमाज अदा करने के बाद हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है। कल ईद का चांद देखा गया, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। ये ईद का मतलब ही खुशियां का है। सबके ज़िंदगी में खुशियां आए ऐसी दुआ करता हूं। उम्मीद करता हूं पूरे मुल्क में लोग मिलकर रहें, अमन अमान के साथ रहें, सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लग जाएं और इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। तरफ से सभी इस्लाम के मानने वालों को जो मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं, ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उन तमाम रोज़ादारों के रोज़े कबूल करे, उनकी नमाजें कबूल करे। लाखों की तादाद में हमारे मुल्क से और मुल्क के दूसरे ममालिकों से जो लोग उम्रा करने के लिए गए हैं उनका उम्रा कबूल करें। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क से आज की ईद के दिन मैं दुआ करता हूँ कि जितनी भी नफ़रतें, जो दीवारें इंसान और इंसान के बीच में खड़ी की गई हैं, आर्जी दीवारें, नफ़रत की दीवारें, वो नफ़रत की दीवारें मिट जाएं और मुल्क तरक्की करे। मुल्क को बेकारी और बेरोज़गारी से अल्लाह ताला हमें बचाए। आमीन। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। दोपहर 12:41 पर
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। 27 अप्रैल को यानी आखिर में मोक्ष धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। 16 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है और आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। 25 अप्रैल से बाबा केदार के जो दरबार है वो खुल जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए और इस बार 16 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सरकार के सामने तमाम चुनौतियां भी हैं। जोशीमठ में भूत हिसाब को लेकर जिस तरह की स्थिति सामने आई, उसके बाद लोगों में एक भय देखने को मिला। इसके बाद कोविड के मामले भी बढ़ने लगे हैं, इसको लेकर अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। फिलहाल आज से आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इस बार सबसे अहम चीज, चारधाम यात्री जो है उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मुलाकात भी की और विग्रह डोली अपने स्थान के लिए रवाना हो चुकी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने खाली किया है सरकारी आवास। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। आज लोकसभा सचिवालय को चाबी सौंपेंगे राहुल गांधी को घर खाली करने का दरअसल नोटिस भेजा गया था। राहुल गांधी को दरअसल नोटिस दिया गया था सरकारी आवास खाली करने का। राहुल गांधी ने सरकारी आवास तो पहले ही खाली कर दिया था। आज चाबी लोकसभा सचिवालय को सौंपी जाएगी। तो राहुल गांधी ने सरकारी आवास खाली कर दिया है और लोकसभा सचिवालय को आज चाबी सौंप देंगे। एक और बड़ी खबर, इसरो आज लॉन्च करेगा नया रॉकेट। श्रीहरिकोटा से PSLV C55 को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्चिंग होगी। सिंगापुर के 2 बड़े सैटेलाइट के साथ उड़ान भरेगा। दोपहर 2:19 पर इसकी लॉन्चिंग रखी गई है। आज PSLV C55 और TeleOS-2 की लॉन्चिंग होनी है। ये लॉन्च न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अनुबंध के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से सिंगापुर के 2 उपग्रह को पूर्व की ओर कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान PSLV ऑर्बिटिकल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का प्रयोग एक कक्षीय मंच के रूप में किया जाएगा। C55 मिशन में 2 बड़े उपग्रह और एक इन हाउस पेलोड के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि आज आखिर कैसे ये लॉन्चिंग जो है वो खास रहने वाली है। आज PSLV C55 और TeleOS-2 की लॉन्चिंग होगी और ये लॉन्च न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अनुबंध के तहत आयोजित किया जाएगा।
इसके माध्यम से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को पूर्व की ओर कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा और इसी दौरान PSLV ऑर्बिटिकल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का प्रयोग होगा, एक कक्षीय मंच के रूप में इसे किया जाएगा। पुंछ में आपको याद होगा जिस तरह से सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में एक जवान का जो पार्थिव शरीर है वो पंजाब के मोगा पहुंचा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन देश उनकी शहादत को याद करेगा। कैमरा थले करी शहीद कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर उनके शहर मोगा पहुंचा है। पुंछ में दरअसल सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने अटैक किया था, गोलीबारी की गई थी, ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए। पिछले परले पासे भेजो ना, परले पासे भेजो पाजी क्या कर रहे हो भाई, चल रहा है यार। तो देश ने 5 जाबाज खो दिए, लेकिन देश इनकी शहादत को याद रखेगा। पहली तस्वीर पंजाब के मोगा की है और दूसरी तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर की है, जहां पर शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे हैं। पहली तस्वीर शहीद कुलविंदर सिंह, जिनका पार्थिव शरीर पहुंचा है मोगा में, और दूसरी तस्वीर शहीद देवाशीष की। देश अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देखिए, जिस तरह से पुंछ में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया, देश ने अपने 5 जाबाज खो दिए, लेकिन देश इनकी श्रद्धांजलि को हमेशा याद रखेगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पहुंचे हैं। शहीद
देबाशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करने। मोगा में शहीद कुलविंदर का पार्थिव शरीर जैसे ही आया, आप देख सकते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी छोड़ने के बाद जगदीश शेट्टार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहते हुए स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। बीजेपी ने लिंगायतों को वोट बैंक तक ही सीमित किया। कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को दरअसल उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अहम बयान उन्होंने दिया और कहा कि बीजेपी में रहते हुए स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। लिंगायत समुदाय जो कि कर्नाटक की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं, अहम वजूद है जिनका, उनके लिए साफ तौर पर जगदीश शेट्टार ने कहा कि एक वोट बैंक तक ही सीमित रखा गया है बीजेपी की ओर से उन्हें। कर्नाटक चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, बीआरएस ने जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। चुनाव में कुमारस्वामी का समर्थन करेंगे केसीआर। केसीआर ने जेडीएस को मित्र पार्टी बताया है। कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव में कुमारस्वामी का समर्थन करेंगे केसीआर। केसीआर ने जेडीएस को मित्र पार्टी बताया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।